हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मास, वैलेंसी फैक्टर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के विषय में पढ़ेंगे। ये सब टर्म पढ़ने के बाद हम लोग अगले लेक्चर में नॉर्मेलिटी को देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग इक्विवेलेंट वेट से स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो वही, आई एम बीरसन कुमार और दिस इज योर मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल शारदा क्लासेस। लेट अस स्टार्ट। हम लोग इक्विवेलेंट वेट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट वेट या मास। इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास क्या होता है वो जानते हैं। इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट कैसे करेंगे। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट, जो हम लोग पढ़े थे। मॉलिक्यूलर वेट निकालना जानते होंगे आप लोग, या मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स। ये जो होता है वैलेंसी फैक्टर एक्स, वैलेंसी फैक्टर that is number of H plus ion, number of OH minus ion और number of positive charge on cation, number of positive charge on cation। इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास को जब वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं हम लोग, तो हमको इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांकी भार निकल जाता है। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? नंबर ऑफ H प्लस आयन इन केस ऑफ एसिड, नंबर ऑफ OH माइनस आयन इन केस ऑफ बेस, और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयन ऑन केटायन इन केस ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट के केस में ये देखते हैं। अब हम लोग जरा सा समझते हैं कि ये वैलेंसी फैक्टर क्या होता है और कुछ इक्विवेलेंट वेट निकालने की कोशिश करते हैं। इसको लिख लीजिएगा। देखिएगा, फॉर एसिड्स, अम्ल के लिए, फॉर एसिड्स अम्ल के लिए एक्स, ये बेसिसिटी H प्लस है। एक्स इसमें वैलेंसी फैक्टर एसिड्स में क्या होता है, ये एक्स जो होता है वो बेसिसिटी, पर यूनिक चीज है एक्स, यहाँ बेसिसिटी लिख रहे हैं, यहाँ H प्लस आयन। इसका मतलब है कि कोई भी एसिड किसी बेसिक सॉल्यूशन को कितने नंबर ऑफ H प्लस आयन को दे सकते हैं। कोई भी एसिड किसी बेसिक सॉल्यूशन को कितने नंबर ऑफ H प्लस आयन को दे सकते हैं, यही आपका क्या कहलाता है, एक्स बेसिसिटी H प्लस आयन कहलाता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिर समझ में आएगा। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को डिसोसिएट करेंगे तो 2H प्लस HO4 माइनस, यानी H प्लस कितना, 2, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 2। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट बराबर मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट किसका निकालेंगे, एक्स का एटॉमिक मास 1, एस का 32 और ऑक्सीजन का 16। ये 4 टाइम 4, ये 1 टाइम, और ये H 2 टाइम मल्टीप्लाइड बाय 2, टोटल कैलकुलेट कीजिएगा 98 ग्राम आया। तो इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट 98 ग्राम अपॉन कितना, 2, वैलेंसी फैक्टर कट के कितना आया, 49। वैसे ही दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं। दूसरा एग्जांपल HNO3 तो तोड़ेंगे तो H प्लस और NO3 माइनस आएगा।
यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर x इज इक्वल टू 2, इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 48 और 15 63 अपॉन वैलेंसी फैक्टर यहाँ कितना था कुछ नहीं तो 1, 68 अपॉन 1 इज इक्वल टू 63 का। वैसे ही एक और एग्जांपल ले लेंगे, HCl को डिसोसिएट करेंगे तो H प्लस आयन और Cl, यहाँ से X वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 1, HCl का एटॉमिक मास पता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 36.5 अपॉन 1, 36.5। ठीक है, इसे समझ गए कि एसिड में X बेसिसिटी को शो करता है। इट मींस कोई भी एसिड बेसिक सॉल्यूशन को कितने नंबर ऑफ H प्लस आयन दे सकते हैं, कितने नंबर ऑफ H प्लस आयन दे सकता है, वही बेसिसिटी एसिड के लिए होता है। अब H2SO4 2H प्लस SO4 2 माइनस X इज इक्वल टू 2 यानी वैलेंसी फैक्टर 2, इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट निकाल दिए 98 ग्राम अपॉन 2 डिवाइड करेंगे 98 HNO3 नाइट्रिक एसिड 1H प्लस NO3 माइनस X इज इक्वल टू 1, इक्विवेलेंट वेट 63 अपॉन 1 HCl H प्लस Cl माइनस का निकाल दिए। अब जरा सा हम लोग बेस का देखते हैं, लिखिएगा एसिड का एग्जांपल नंबर 4 H3PO4। जैसे इससे पहले H2SO4 को देखे थे, वहां पर आप लोगों ने देखा H2 था तो 2 दिया था H प्लस आयन, HCl में H एक था तो 1 को दिया था, और उसके बाद HNO3 में H एक था तो 1 को दिया था। यहाँ पर देखने के बाद आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर भी H कितना देगा 3 को देगा। तो ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। जैसे फास्फोरस स्ट्रक्चर देखते हैं, PO OH 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 दिया था। यहाँ पर O इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, H प्लस को देता है, यहाँ से H प्लस को, यहाँ से H प्लस को, तो ओवरऑल यहाँ से कितने H प्लस बाहर आते हैं 3H प्लस बाहर निकलते हैं। X का मान कितना हो गया 3। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे 16 4 जा H का 1, P का फास्फोरस का 31, ऑक्सीजन का 16, ये 4 है तो 4 टाइम्स ये 1 है, 1 टाइम्स ये 3 है, 3 टाइम्स कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर ये 3, ये 31 और ये 64, 4 5 8 6 3 9, यानी इतना इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 98 अपॉन कितना 3। कैलकुलेट कर देंगे डिवाइड करके, जो भी आएगा वो इक्विवेलेंट वेट इसका आ जाएगा। दूसरा इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको H3PO3 कहीं दिया जाता है तो यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, OH एक और आपका H होगा। अब देखिएगा इन केस ये ऑक्सीजन ये इधर डोनेट करेगा तो ये H प्लस में कन्वर्ट करेगा, ये इसको देगा तो H प्लस में कन्वर्ट करेगा, और यहाँ पर ये H प्लस में कन्वर्ट नहीं करेगा। नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं होगा। क्यों नहीं संभव होगा, क्योंकि फास्फोरस इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि H प्लस आयन को दे सकता है। इसीलिए फास्फोरस से डायरेक्ट जो H प्लस आयन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ये यहाँ से H प्लस के रूप में बाहर नहीं होगा, तो यहाँ पर X जो होगा वो कितना होगा 2 होगा। इक्विवेलेंट वेट निकाल देंगे यहाँ से, इसका इक्विवेलेंट वेट 5 नंबर का इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो इसका इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो कितना होगा 3, इतना यानी 98 यहाँ था, इसमें से 16 क्या हो गया घट गया तो 2 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना होता है 7, तो कितना हो गया 72 अपॉन कितना 2 यानी 36, 72 अपॉन 2 यानी कितना 36, 72 नहीं 82 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कितना 41। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं इसी का H3PO2, यहाँ पर फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा OH, तो यहाँ पर केवल H प्लस आयन जो निकलेगा
यहाँ से तो ऑक्सीजन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि H प्लस आयन को यहाँ से दे सकता है, जबकि फास्फोरस से ये और ये नॉट पॉसिबल, संभव नहीं होगा। क्यों संभव नहीं होगा? क्यों संभव नहीं होगा? फास्फोरस इज नॉट एज मच electronegative to give H plus ion, to give H plus ion। फास्फोरस इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि वो H प्लस आयन को दे सकता है। तो यहाँ पे ये कितना आ गया, वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया, 1 आ गया, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन और घट गया, तो इसमें से 16 को और क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, 7 में 7 गया 6, यानी 66। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू 66 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 66। तो ये 3 केस और था एसिड का, तो इसमें विदाउट डायग्राम यानी विदाउट स्ट्रक्चर हम लोग नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो बहुत केस में ऐसा देखने को मिलता है। आप लोग को अभी रिडॉक्स का हम नहीं दिए हैं। जब रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाते हैं तो वहां पर बहुत सारे ऑक्सीडेशन नंबर स्ट्रक्चर की मदद से कैलकुलेट किया जाता है। बिल्कुल सिमिलर वे में यहाँ पर भी H प्लस आयन को कैलकुलेट करने के लिए पार्टिकुलर एसिड में हम लोग क्या किए थे कि उसके स्ट्रक्चर को देखे और उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको कैलकुलेट किया, ठीक है। प्रिंट कीजिएगा, इसको लिखते रहिएगा। अब हम लोग बेस का देखते हैं कि बेस की कंडीशन में क्या होता है। फॉर बेस के लिए क्या होगा, X वैलेंसी फैक्टर आपकी एसिडिटी होती है, और H प्लस यानी कोई भी बेस किसी एसिड को कितने नंबर ऑफ H प्लस आयन दे सकते हैं, कोई भी बेस किसी एसिड को कितने नंबर ऑफ H प्लस आयन दे सकते हैं, वही उस बेस का वैलेंसी फैक्टर यानी एसिडिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? एसिडिटी कहलाता है। अब हम लोग कुछ बेस में एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका एग्जांपल लेते हैं 1NaOH को डिसोसिएट करेंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा, Na प्लस OH माइनस, यानी OH माइनस कितना, X इज इक्वल टू 1। इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे हम लोग। इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट 23, 16, 39, 1 कितना हो गया, 40 अपॉन 1 इज इक्वल टू 40। ये आ गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसी का दूसरा एग्जांपल AlOH होल थ्राइस, तो जब तोड़ेंगे तो Al3 प्लस और 3OH क्या होगा, माइनस, 3OH माइनस, यानी X इज इक्वल टू कितना, 3। इक्विवेलेंट वेट अगर निकालेंगे इसका हम लोग, तो एल्युमिनियम का कितना, एल्युमिनियम का 27, एल्युमिनियम का 27, ऑक्सीजन का O2 लिखा हुआ है 32, हाइड्रोजन O3 लिखा हुआ है यानी 48, हाइड्रोजन का 3 यानी H3 इक्वल्स टू 3 कैलकुलेट करेंगे, 8 7 15 3 18 4 2 6 1 7, 78 अपॉन 3। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, CaOH होल 2 डिसोसिएट करेंगे, Cl2 प्लस और OH माइनस कितना 2, यानी X इज इक्वल टू कितना आया 2। यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट अगर निकालेंगे तो कैल्शियम का 41 यानी कैल्शियम का 40 लगभग, कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन 2 है तो 32 और हाइड्रोजन 2 है तो 2 यानी 74 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट 74 अपॉन 2 इज इक्वल टू 37 इज इक्वल टू 37। ये बेस के कंडीशन में हम लोगों ने देखा किसको, वैलेंसी फैक्टर को, और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे ये बेस के कंडीशन में पता चला। अब हम लोग थोड़ा सा सॉल्ट के कंडीशन में देखते हैं, इसको लिख लीजिएगा। सॉल्ट के लिए X जो होता है वो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन, केटायन पर कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है
वो आपको एक्स के विषय में, वैलेंसी फैक्टर के विषय में बताता है कि कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं Na2, एग्जांपल से समझते हैं Na2CO3। जब इसको डिसोसिएट करेंगे हम लोग तो 2Na, 2 सोडियम एटम, सोडियम आयन प्लस CO3 2 माइनस, तो यहाँ से X कितना आया 2, कितना आया 2। यहाँ से जब इक्विवेलेंट वेट हम लोग निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट तो कितना आएगा, सोडियम का 23 46 प्लस कार्बन का 12 प्लस 48 अपॉन कितना 2, कैलकुलेट कर लेंगे क्या होगा हम लोग, क्या 12 64 यानी 106 अपॉन 2 इज इक्वल टू 53 ग्राम। ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल हम इसी का ले सकते हैं, किसका, सॉल्ट का। जैसे Al2SO4 थ्राइस, Al2SO4 थ्राइस, जब इसको तोड़ेंगे तो 2Al3 प्लस 3SO4 2 माइनस, यहाँ पर 3 2 जा 6, X इज इक्वल टू कितना 6। यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट अगर निकालेंगे तो कितना होगा, एल्युमिनियम का 27 2 है तो 27 मल्टीप्लाइड बाय 2, सल्फर 32 मल्टीप्लाइड बाय 3, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाइड बाय कितना 12 अपॉन 6। इसे कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, आसान सा चीज है। एक और एग्जांपल लेते हैं MgSO4 Mg2 प्लस SO4 2 माइनस, यहाँ से X कितना 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे इसका, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट मैग्नीशियम का, उसके बाद मैग्नीशियम H2SO4 यानी इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट मैग्नीशियम का अपॉन कितना 2, इससे कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग क्या, इक्विवेलेंट वेट। तो सॉल्ट के केस में ये होता है, सॉल्ट के केस में ऐसा कुछ देखने को मिलता है, समझ में आ गया, लिखिएगा इसको। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं कि X और किन सब चीजों पर डिपेंड करता है, उसके विषय में स्पेशल नोट इक्विवेलेंट मास also depends upon chemical reaction, यानी इक्विवेलेंट मास जो होता है, इक्विवेलेंट मास वो केमिकल रिएक्शन पर भी निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, केमिकल रिएक्शन पर। तो जब कभी भी केमिकल रिएक्शन दे तो वहां पर थोड़ा सा सावधानी बरतना है, जब तक केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट को नहीं देख लेते हैं तब तक हम लोग वैलेंसी फैक्टर के विषय में नहीं बताएंगे, और उसके बाद हम लोग इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करेंगे। जैसे एक एग्जांपल, एक केमिकल रिएक्शन लेते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मिलता क्या है, प्रोडक्ट के रूप में NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर पहले रिएक्शन से पहले यहाँ पर जब इसको ब्रेक किए थे तो यहाँ पर फॉर इक्विवेलेंट वेट, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट, X कितना था 2 बिफोर रिएक्शन, लेकिन आफ्टर रिएक्शन ये X इज इक्वल टू 2, X नॉट इज इक्वल टू 2 आफ्टर रिएक्शन के बाद X इज इक्वल टू 1, आफ्टर रिएक्शन कितना हो गया 1, देखिएगा यहाँ X इज इक्वल टू 1, बिफोर रिएक्शन X इज इक्वल टू 2। तो इन दिस केस when reaction is given, then specify and understand before answering the question, यानी जब रिएक्शन दिया हुआ रहता है तो वहां पर थोड़ा सा सावधानी बरतना है, जब तक पूरा ओवरऑल नहीं देख लेते हैं रिएक्शन को तब तक हम लोग X नहीं निकालेंगे। X जब पता चलेगा तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट को निकालेंगे। लेकिन जब रिएक्शन नहीं दिया हुआ रहेगा
व्हेन जब रिएक्शन नहीं दिया हुआ रहेगा तो उस कंडीशन में, व्हेन रिएक्शन इज नॉट गिवन देन वी हैव टू यूज, तब हम लोग जो एसिड के लिए जो रूल पढ़े हैं, बेस के लिए जो रूल इससे पहले देखे हैं और सॉल्ट के लिए जो रूल इससे पहले देखे हैं उसी नियम को लगाएंगे। कोई दिक्कत? जो नियम है उसी को इसके बाद अब देखते हैं। व्हेन रिएक्शन इज नॉट गिवन, अभी बोले हैं व्हेन रिएक्शन इज नॉट गिवन, व्हेन केमिकल रिएक्शन is not given then we use the previous rule of acids, base and salts। जब रूल नहीं दिया जाएगा तब हम लोग पुराना नियम जो एसिड बेस सॉल्ट का नियम था उसी नियम को लगाएंगे। ठीक है, अब हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो आप लोग एसिड के केस में, बेस के केस में, सॉल्ट के केस में जो इक्विवेलेंट वेट होगा उसको निकालना सीखे। वैलेंसी फैक्टर जो होते हैं उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो जान गए। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब इसके बाद ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का चर्चा करेंगे। मिटा दे, हो गया। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को देखेंगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू गिवन वेट या वेट गिवन या गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास या वेट, इक्विवेलेंट मास या वेट। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं और इससे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका है कि नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन। ए ऑप्शन, पहला क्वेश्चन कि फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 0.4 ग्राम of 0.4 ग्राम of NaOH। 0.4 ग्राम NaOH में कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होंगे? क्वेश्चन नंबर 2 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4। क्वेश्चन नंबर 3 सी ऑप्शन में 0.49 ग्राम ऑफ H2SO4। क्वेश्चन नंबर डी 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अब इसमें निकालना क्या है? सब में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या कैलकुलेट करना है हमको? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सब में कैलकुलेट करना है। जब इतना ग्राम NaOH सॉल्यूशन में पाया जाता है, जब इतना ग्राम H2SO4 पाया जाता है, जब इतना ग्राम Na2CO3 पाया जाता है, जब इतना ग्राम H2SO4 पाया जाता है। चलिए सॉल्यूशन को देखते हैं। तो पहला के लिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ, ए ऑप्शन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम गिवन वेट। तो कितना दिया हुआ है? 0.4 ग्राम दिया हुआ है गिवन वेट। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है? इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन ये, तो इसको तोड़ेंगे तो Na प्लस, यहाँ पर NaOH को डिसोसिएट करेंगे, इससे पहले देखे हैं तो Na प्लस और OH माइनस आएगा। इसका मास कितना होगा? तो ये आपका है 23, ये 16 और ये 1 इज इक्वल्स टू 40। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आया? 40 ग्राम और x का मान कितना आया? 1, इतना अपॉन 1 यानी कितना? 0.4 अपॉन 40, हटाएंगे डबल शून्य 4 से, ये कट गया 1000 इज इक्वल्स टू 0.001। ये था। बी में आपका दिया हुआ है, एक दिखाते हैं, सी खुद बना लीजिएगा। 0.98 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसका? H2SO4 था, 4 का। तो कितना दिया हुआ है? मास आपका कितना दिया हुआ है?
0.98 ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट H2SO4 का 98 होता है। H2SO4 में कितने प्लस आएंगे तो x = 2, तो अपॉन कितना हो जाएगा 2, ये इसे कटेगा कितना 49, अब ऊपर जाएगा तो 49 से इसको 2 टाइम में काट दीजिए तो 0.02 कितना जाएगा 0.02, ये आ गया। वैसे ही डी ऑप्शन दिखा देते हैं। डी ऑप्शन में दिया हुआ है 53 ग्राम Na2CO3, इसका कितना होता है सोडियम 46, कार्बन 48, ये ओवर 106 आएगा। तो कितना दिया हुआ है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू कितना मास 53 ग्राम, 53 ग्राम ग्राम इक्विवेलेंट 53 ग्राम, इसका कितना आएगा 106 और ये कितना आ जाएगा 2 वैलेंसी फैक्टर, तो ये 53 करके कितना आएगा 1, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 1 आएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा था फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंटिंग, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना था हम लोग को किसमें, तो 0.4 ग्राम NaOH, सिंपल चीज था 0.45 ग्राम H2SO4, क्योंकि इसमें जान गए वैलेंसी फैक्टर निकालना जानते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालना जानते हैं, मास दिया हुआ है, 3 चीज जानकारी लेना था, तीनों चीज पता चल गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल गया। ठीक है, अब दूसरा तरीका देखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का, लिख लीजिएगा इसको 1 2 3। अब हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का एक और तरीका देख रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंटिंग, क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट present in A option 5 moles of H2SO4 के 5 मोल में, और दूसरा क्वेश्चन है 3 moles of AlCl3, 3 moles AlCl3 में और 5 moles H2SO4 में कितने होंगे। तो चलिए जब मोल दिया है, इससे पहले वेट दिया था, तो इसके लिए फॉर्मूला देखते हैं क्या होगा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, तो गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट को मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर x, तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू कितना आएगा x ऊपर चल जाएगा गिवन वेट, तो नंबर ऑफ मोल्स गुने x, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स गुने वैलेंसी फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स गुने वैलेंसी फैक्टर। तो पहला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 निकालना था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाला था, तो वेट तो पता नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स कितना था 5 और x H2SO4 में x कितने आएंगे 2 गुने 2 इज इक्वल टू 10। दूसरा नंबर क्वेश्चन कितना था बी, नंबर ऑफ क्या निकालना था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ है AlCl3, इसको तोड़ेंगे जब डिसोसिएट करेंगे यहीं पे कर देते हैं, तो 3Al3 प्लस Al सॉल्ट है और 3Cl माइनस, यानी यहाँ से x इज इक्वल टू 3 आ गया। तो ये कितना दिया हुआ था, नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, ये 10 सही था, नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है 3 और ये कितना आया 3 का कितना हो गया 9। इस प्रकार ये दो क्वेश्चन भी हम लोग कर लिए। अब इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शन के केस में हमेशा जो होता है, केमिकल रिएक्शन के केस में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑलवेज सेम होता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। हो गया, लिख लिए। अब हम लोग इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज ऑलवेज सेम, उसको देखते हैं कुछ केमिकल रिएक्शन से। तो देखिए केमिकल रिएक्शन लेते हैं पहले एक दो। पहला केमिकल रिएक्शन जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं NaOH के साथ, तो बनता क्या है, H2SO4 का रिएक्शन करवाएगा NaOH के साथ, तो बनेगा आपका Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस 2H2O, बैलेंस कर देंगे, ये बनेगा। ठीक है, अब इसमें हमको चेक करना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो नंबर ऑफ मोल्स स्टोइकियोमेट्री से निकाल सकते हैं। इसमें कितने मोल, 1 मोल, इसमें कितना मोल, तो 2 मोल। ठीक है, यहाँ से कितने H प्लस, तो 2 ठो, कितना H प्लस 2 ठो, यानी x इज इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा, नंबर ऑफ
ग्राम इक्विवेलेंट कितना आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3। यहाँ पर कितने होंगे x का मान NaOH तो एक ठो था, ये तो बैलेंस किया है तो 2 आया है, तो यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट कितना आएगा यहाँ पर, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर 2 और 2 ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। उसके बाद एक और केमिकल रिएक्शन लेते हैं हम लोग, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, NaCl का रिएक्शन हम लोग HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाएंगे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा HCl प्लस NaNO3, HCl प्लस NaNO3। तो यहाँ पर देखेंगे तो सॉल्ट है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, इसमें नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल और इसमें नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल, यहाँ पर कितना हो गया x इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1, तो ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो गया 2 ग्राम इक्विवेलेंट, और ये भी कितना हो गया 2 ग्राम। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना हुआ, ग्राम इक्विवेलेंट कितना आया 2, इधर भी 2 और इधर भी 2। एक और केमिकल रिएक्शन देखते हैं, तीसरा केमिकल रिएक्शन H3PO4 का रिएक्शन, H3PO4 का रिएक्शन, H3PO4 का रिएक्शन NaOH के साथ अगर करवाते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट बनेगा Na3PO4, Na3PO4 बनेगा और 3H2O बनेगा, इसको बैलेंस करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे H3PO4 स्ट्रक्चर से अभी दिखा चुके हैं, तो x मोल का संख्या कितना, तो ये 1 मोल, और इसमें मोल का संख्या कितना, तो ये 1 मोल, यहाँ पर भी 1 मोल करते हैं, ये इसमें मोल का संख्या कितना 1 करते हैं, 3 मोल इसमें आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर H प्लस आयन कितना, तो 3 गो, यानी x इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 3, और यहाँ पर NaOH का कितना 1, तो 1, x इज इक्वल टू 1, यानी 3 ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो इससे ये पता चला कि फॉर एनी केमिकल रिएक्शन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज ऑलवेज सेम, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, हमेशा सेम होता है। तो हम लोगों ने इक्विवेलेंट वेट को जाना, वैलेंसी फैक्टर को जाना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को जाना। जब इतना चीज समझ गए तो हम लोग आगे इसके बाद जो है अब आसानी से नॉर्मेलिटी को पढ़ सकते हैं, नॉर्मेलिटी के विषय में जान सकते हैं कि नॉर्मेलिटी क्या होगा। तो अगले लेक्चर में हम नॉर्मेलिटी का चर्चा करेंगे, तब तक के लिए मन लगा के पढ़िए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।